हेलो, नमस्कार। बात करते हैं मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई किताब इंडिका के बारे में। यह किताब भारतीय इतिहास को समझने के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहले हम किताब का प्रीफेस देखते हैं। ये बुक सानबैक महोदय द्वारा जो जर्मन भाषा में लिखी गई इंडिका, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन का हिंदी रूपांतरण है। बुक के प्रीफेस पे आते हैं। मेगास्थनीज द्वारा भारत के अपने प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर लिखा गया विवरण प्रारंभिक भारतीय इतिहास के अंधकारमय काल पर जो प्रकाश डालता है, उसके कारण उसे अत्यंत अमूल्य माना जाता है। दुर्भाग्यवश वह ग्रंथ अपने मूल रूप में आज उपलब्ध नहीं है। फिर भी इसके कुछ अंश विभिन्न प्राचीन यूनानी और रोमन लेखकों की रचनाओं में उद्धरणों तथा संक्षिप्त सारों के रूप में बिखरे हुए सुरक्षित रह गए हैं। तो क्या हुआ था, बात कर रहे हैं कि जो मेन इंडिका थी जिसको मेगास्थनीज ने लिखा था, वो आज के समय में मौजूद नहीं है। लेकिन दूसरे सारे रोमन और यूनानी लेखकों के लेखों में उस बुक का बहुत सारा उद्धरण है और सार है। तो उसको कलेक्ट करके क्या किया था कि डॉक्टर सॉनबैक ने एकत्रित करके इतिहास जगत की सबसे बड़ी सेवा की। इस प्रकार पुनर्निर्मित ग्रंथ, जिसे मेगास्थनीज इंडिका नाम दिया गया, अब 30 से भी अधिक वर्षों से विद्वानों के समक्ष उपलब्ध है। किंतु जहाँ तक मेरी जानकारी है, इसका अभी कम से कम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद नहीं हुआ था। ये कौन कह रहा है? ये अंग्रेजी का इसका ट्रांसलेटर जो है बोल रहा है। इसी कारण यह विद्वानों के सीमित दायरे से बाहर अधिक प्रसिद्ध नहीं हो सका। अब प्रस्तुत अनुवाद जो उसी भूमि से प्रकाशित हो रहा है जहां मूल ग्रंथ की रचना हुई थी, पहली बार इसे सामान्य पाठकों की पहुंच में ला रहा है। एरियन की इंडिका के प्रथम भाग का अनुवाद भी इसके साथ संलग्न किया गया है। इसका कारण यह है कि उसमें भारत का एक क्रमबद्ध और समग्र वर्णन मिलता है, और यह वर्णन मुख्यतः मेगास्थनीज की रचना पर आधारित है। इस पुस्तक की टिप्पणियां, नोट्स मुख्यतः इतिहास, भूगोल, पुरातत्व तथा यूनानी व्यक्ति नामों की उनके मूल संस्कृत नामों से पहचान जैसे विषयों पर केंद्रित है। इनमें इन विषयों पर लिखने वाले श्रेष्ठ और नवीनतम विद्वानों के विचारों का सार प्रस्तुत किया गया है। मुझे आशा है कि पुस्तक की यह विशेषता भारतीय विद्वानों का ध्यान आकर्षित करेगी, जो अपने देश के इतिहास और प्राचीन धरोहर से संबंधित शोध कर रहे हैं या उनमें रुचि रखते हैं। तो ये किताब काफ़ी महत्वपूर्ण है अगर आप भारत के इतिहास को समझना चाहते हैं, खास करके जो भारत का प्राचीन प्राचीन भारत का इतिहास है उसके बारे में, क्योंकि ये किताब तकरीबन सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के समय की जानकारी देती है, जो कि ईसा से 300-400 वर्ष पूर्व की बातें हैं। प्राचीन यूनानी और अन्य शास्त्रीय व्यक्ति नामों की वर्तनी के संबंध में मैंने पूरे ग्रंथ में इतिहासकार ग्रोटे द्वारा अपनाई गई पद्धति का अनुसरण किया है। केवल लैटिन ग्रंथों का अनुवाद करते समय सामान्यतः प्रचलित वर्तनी का प्रयोग किया गया है। अंत में मैं अपने पाठकों को यह बताना चाहता हूं कि मैंने इस कार्य को इस उद्देश्य से आरंभ किया है कि इसके बाद भी इसी प्रकार के अन्य ग्रंथों का अनुवाद करता रहूं, जब तक कि भारत से संबंधित समस्त प्राचीन यूनानी रोमन साहित्य का पूरा संग्रह अंग्रेजी में अनुवादित न हो जाए। उनके शासकों की भाषा अंग्रेजी में, इस उद्देश्य से पूर्ति के लिए एरिथ्रियन सागर का परिभ्रमण, जिसे पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी भी कहा जाता है, नामक संक्षिप्त ग्रंथ का अनुवाद लगभग प्रकाशन के लिए तैयार है। इस ग्रंथ में प्राचीन मिस्र, अरब और भारत के व्यापार का विवरण दिया गया है।
इसके बाद सिकंदर महान के भारत आक्रमण का वर्णन करने वाले ग्रंथों का अनुवाद प्रकाशित किया जाएगा, जैसा कि एरियन और कर्टियस ने अपने अपने अलेक्जेंडर के इतिहास में प्रस्तुत किया है। यहाँ तक थी प्रस्तावना। अब बात करते हैं मेगास्थनीज की इंडिका के उपलब्ध अंश। सबसे पहले भूमिका की बात करते हैं। प्राचीन यूनानियों को अपने इतिहास के अपेक्षाकृत उत्तर काल तक भारत के विषय में बहुत कम या लगभग कोई भी वास्तविक ज्ञान नहीं था। वास्तव में उनके महानतम कमियों, चाहे वे महाकाव्यकार हों, गीति काव्य के रचयिता हों या नाटककार की रचनाओं में भारत का नाम भी शायद ही कहीं मिलता हो। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि वीर युग, जो कि हीरोइक एज, से ही वे भारत के अस्तित्व से किसी न किसी रूप में परिचित थे। इसका प्रमाण होमर के ग्रंथों से मिलता है, जहां उल्लेख है कि उस समय भी यूनानी भारत में आने वाले कुछ व्यापारिक पदार्थों का उपयोग करते थे। ये वस्तुएं उनके बीच भारतीय मूल नामों से जानी जाती थी, जैसे कास्टिटोरस अर्थात टिन तथा एलेफॉस अर्थात हाथी दांत। किंतु उसी स्रोत से यह भी ज्ञात होता है कि भारत के विषय में उनकी कल्पना अत्यंत अस्पष्ट थी। वे भारत को पूर्व दिशा में स्थित यूथोपिया समझते थे, जो संसार की पूर्वी सीमा तक फैला हुआ है। उनके विचार में पश्चिमी इथोपिया के भांति वहां भी ऐसे लोग रहते हैं जिनके चेहरे सूर्य की प्रचंड गर्मी से झुलसकर काले काले पड़ गए हैं। किसी का नाम बहुत महत्व होता है। यूनानियों ने भारत को इथोपिया कहकर जो भूल की, उसी के कारण वे एक और भ्रम में पड़ गए। उन्होंने भारत को यूथोपिया दोनों देशों के संबंध में ऐसी कथाओं को समान रूप से लागू मान लिया जो वास्तव में केवल एक ही देश से संबंधित थी, चाहे वे ऐतिहासिक तथ्य हों या काल्पनिक आख्यान। इसी कारण हमें यूनानी साहित्य में मनुष्यों और अन्य जीवों की अनेक विचित्र अथवा काल्पनिक जातियों का उल्लेख दो स्थानों पर मिलता है। कभी उन्हें भारत में निवास करने वाला बताया गया है, तो कभी यूथोपिया अथवा उसके निकटवर्ती प्रदेशों में। जब हम भारत के अत्यंत दूरस्थ और एकांत स्थिति को देखते हैं, तो यह आश्चर्य की बात नहीं लगती कि यूनानियों की प्रारंभिक कल्पनाएं भारत के बारे में इतनी धुंधली और अस्पष्ट थी।